गुड इवनिंग। ये हमारी यूपी पीसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है पॉलिटी की, उसका 2020 का क्वेश्चन है नंबर 3। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। तो क्रिटिकली एनालाइज का क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर तुरंत अपना बना लेना है कि इसमें हमें क्या चाहिए। तो स्ट्रक्चर में एक तो क्या आएगा, मेन इसका रोल आएगा प्रमोशन में, फिर इसके जुड़े चैलेंजेज आएंगे। ठीक है, चूँकि क्रिटिकली एनालाइज है इसलिए वे फॉरवर्ड आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में आपका आर्टिकल 263 से इंट्रो जो आपका इंटरस्टेट काउंसिल की बात होती है उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा रिसेंट में जैसे पिछले साल एक मीटिंग हुई थी, तो उसको आप अगर आपको याद है तो उसको वहाँ पे कोट करेंगे। डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम क्या है, कब होता है। अदरवाइज आप इसको ये बता सकते हैं कि लास्ट मीटिंग जो इसकी हुई थी दिसंबर 2023 के अराउंड हुई थी, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन सिंपल रहेगा बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। ठीक है, एंड बट हाउएवर इट इज रिकमेंडेटरी बॉडी टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑन विच सम और ऑल ऑफ द स्टेट्स और सेंटर हैव कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे बस इतना 2-3 लाइन में कंप्लीट हो गया। अगर आपको उस समय जिस समय पेपर होता है उस समय अगर न्यूज़ में आया हुआ है वो, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ठीक, देन आपका सीधे यहाँ पे रोल की बात होगी, तो रोल स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका। प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, रेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन में है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में है, इवैल्यूएशन में जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो CSS होती है उसके लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ठीक है, तो दो तीन ये 5 पॉइंट आपको याद रखने। मेन क्या है, ISC क्या माना जाता है, एक प्लेटफॉर्म माना जाता है किसके लिए, डायलॉग किसके बीच, सेंटर स्टेट स्टेट के बीच के डायलॉग के लिए माना जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपका सिंपल है, प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग हो गया। इसके अलावा क्या है, हालांकि अभी तक इसने कोई इंटरस्टेट डिस्प्यूट एज सच नहीं रिजॉल्व किया है, लेकिन ये माना जाता है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे स्टेट और ये डिस्प्यूट्स डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब डिस्कस होंगे तो एक वे आउट या वे फॉरवर्ड निकालने में वहाँ पे मदद मिलती है। तो एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सेंटर स्टेट या स्टेट में कोई पॉलिसी है जिससे, मतलब सेंटर कोई ऐसी पॉलिसी बना रहा है जिससे स्टेट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसके फॉर्मुलेशन में मदद करता है, प्लस उससे जुड़े जो चैलेंजेस होते हैं उनको ख़त्म करके उनको इम्प्लीमेंट कराने में मदद करता है। तो एक ये रोल हो गया। इसके अलावा मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का यहाँ पे रोल है। तो एक पॉइंट आपको इसमें वो क्लब कर देना है, जैसे आपकी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, CSS, आजकल फिर न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो वो CSS के बारे में, तो जो CSS से जुड़े जैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, स्टेट का कोई कंसर्न है, ठीक है, या इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, इवैल्यूएट करना, ये सब ISC का काम है। इसके अलावा लीगल बैकिंग है इसके पास। ठीक है, तो उसके लिए, और ये रोल अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद इसके इश्यूज़ आपको लिख देने या चैलेंजेस लिख देने। पहला तो क्या है कि रिकमेंडेटरी बॉडी है, तो रिकमेंडेटरी बॉडी होने के कारण सबसे बड़ा इशू ये है कि सिर्फ रिकमेंडेशन ही रह जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। पहला एक तो ये है। इसके अलावा क्या है, मीटिंग्स जो है इसकी फ्रीक्वेंट नहीं होती। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के परफॉर्मेंस को लेके जब भी क्वेश्चन आए तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। 95% केसेस में उनकी मीटिंग या फिर जो उनकी वर्किंग में कहीं ना कहीं क्या है, इन मतलब फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई इस तरीके की बॉडी है जहाँ पे मीटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो फ्रीक्वेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका ISC में यही है कि मीटिंग फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत ही लिमिटेड रोल है। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो रिकमेंडेशंस होती हैं, तो ये तो डिपेंड करता है सेंटर और स्टेट के ऊपर कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई बाइंडिंग पावर तो है नहीं इनकी रिकमेंडेशंस की, तो इसलिए लिमिटिंग रोल है। इसके अलावा क्या है, स्टेट का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जब
बड़ा स्टेट है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, ठीक है। जैसे यूपी जैसे स्टेट हो गया तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, तो वो क्या करेगा, जैसे जो छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, उनकी डिमांड को एक तरीके से निगेट कर देगा, निगलेक्ट करने का काम कर देता है, ठीक है। तो जितना बड़ा स्टेट उतनी बड़ी इन्फ्लुएंसिंग पावर, और जितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर डिसीजन मेकिंग उसी तरीके से होती है। और ये आप देखते हैं अक्सर फाइनेंस कमीशन जब भी बनता है तो जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं वो हमेशा इस तरीके की कंप्लेन लेके जाते हैं, जहाँ पे मतलब अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन की नहीं, लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेशन या टर्म ऑफ रेफरेंस जो बनता है, TOR बनता है फाइनेंस कमीशन में, तो उसमें जनरली क्या होता है कि वो फेवर्ड करता है जो बड़े स्टेट्स हैं, पॉपुलस स्टेट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कहीं पे उनके कई बार उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसी को या फिर कहेंगे डिस्पैरिटी क्रिएट होती है, तो उस डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए वो अक्सर जाते हैं। तो ये न्यूज़ में हमेशा रहता है, ये पिछले 2-3 बार से आप जब भी फाइनेंस कमीशन की जब भी देखेंगे अक्सर मीटिंग को लेके न्यूज़ आता रहता है, उसमें बताते हैं सदर्न स्टेट्स ने ये अपना कंसर्न रखा, ये कंसर्न रखा, तो वो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन के कारण होता है। यहाँ भी सेम वही बात है, ये हो गया। इसके अलावा मैंडेट एंड स्कोप ऑलरेडी जो बताया हुआ है इसका, जो एक तो क्या है मैंडेट एंड स्कोप, एक तो आपकी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन एक तो इसकी इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं है। तो एक पार्ट तो ये हो गया, बाइंडिंग नहीं होने के कारण क्या होता है, एक तो ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती है, दूसरा क्या है जो सेंटर है वो काफ़ी हद तक ISC को उसने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है अभी तक जितना उसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए जो इफ़ेक्टिवनेस है इनकी वर्किंग की वो कम है, ठीक है, वो एक पार्ट हो गया। इसके अलावा पॉलिटिकल डायनेमिक्स में चेंज होता रहता है, तो डिपेंड करता है सेंटर और स्टेट में। जब भी डायनेमिक्स में चेंज होता है तो स्टेट की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, सेंटर में गवर्नमेंट बदलेगी तो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। तो जो प्रायोरिटी चेंज है ना वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है, ठीक है, ISC की फंक्शनिंग में, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे पॉलिटिकल चेंजेज होंगे तो पॉलिटिकल चेंजेस क्या लेके आते हैं, डायनेमिक्स में चेंज लेके आते हैं, ठीक है। अब जब डायनेमिक्स में चेंज आया तो आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है, तो प्रेफरेंसेस आपकी अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें मेंशन करना है, जिससे अल्टीमेटली क्या है आपका जो पॉलिसी बन रही है कायदे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, कंसेंसस नहीं बन पाया, ठीक है। तो वहाँ पे तो वो पॉलिसी अल्टीमेटली उतनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती जितना होना चाहिए। तो ये मेनली ISC से जुड़े इश्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये जनरली आपको जहाँ भी आप ISC पढ़ते हैं होंगे वहाँ पे आपको ये जो चैलेंजेस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे रेगुलर मीटिंग नहीं होना, मैंडेट नहीं होना, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें चूंकि वे फॉरवर्ड लिखना ज़रूरी है, क्रिटिकली एनालाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ISC टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर टू अडॉप्ट हार्मोनियस, बिल्कुल ठीक है। मोर एम्पावर्ड शुड हैव वोटिंग स्ट्रक्चर लाइक GST काउंसिल, बिल्कुल ठीक है। कोई भी डिसीजन है, कोई भी डिस्कशन है, ठीक है, तो इससे ये आइडिया लग जाएगा कितने स्टेट्स उस पॉलिसी से कितना खुश हैं कितना नहीं खुश हैं। तो उसके लिए आपको वोटिंग स्ट्रक्चर का एक पॉइंट लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन है। दूसरा क्या, मैंडेटरी मीटिंग भी कर देना चाहिए ट्वाइस अ ईयर का, ठीक है। इफ़ द सेंटर इमरजेंसी टू मैंने फर्स्ट नीड टू हैव रेगुलर मीटिंग शेड्यूल, ये इसमें ये पहला और ये आपका मेंशन, थर्ड पॉइंट एक आपका ये हो गया। और इसके अलावा एक पॉइंट इसमें आप ले लो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस को हटा के सेंटर और स्टेट को वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, एक पॉइंट आप इसमें और डाल सकते हैं। बाकी ठीक है। एड्रेसिंग दिस एंड स्ट्रेंथनिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब भी कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन आप चाहें तो सीधे ऊपर की समरी या प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको लेके कवर करते हुए लिख सकते हैं। मोर मॉर्निंग पार्टनर कोलैबोरेशन अमंग द स्टेक होल्डर, बाकी ये आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ये पार्ट आपका एक और हो गया। नेक्स्ट चीज़ है आर्टिकल 32, इसको द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, ठीक है। तो आर्टिकल 32 आप अक्सर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो, और जो आपकी फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल की लिस्ट है उसमें आखिरी आर्टिकल 32 कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कंसिडर्ड फंडामेंटल टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 32 सिंपल वही है कि आपको रेमेडी लेनी है फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी कोई भी इश्यूज आपके हैं या फिर कोई इशू रेज हो रहा है तो उसके थ्रू आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे डिस्क्राइब ए सोल में बिकॉज इट इम्पॉसिबल डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द इन्फोर्समेंट। अदरवाइज कोई चीज़ है अगर वो फंडामेंटल राइट आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पास आप डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। ठीक है, उससे सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये जो लैडर फॉलो करना पड़ता है अगर फंडामेंटल राइट से जुड़ा कोई इशूज़ है, ठीक है, कोई इशू है, तो वहाँ पे ये लैडर नहीं फॉलो करने की ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट्स के नाम पे आप डायरेक्ट जो है एक्सेस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे अपनी जो भी पिटीशन है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं फंडामेंटल राइट्स वाले इशू केसेस अक्सर सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आपका पुट्टा स्वामी केस हो गया, जैसे राइट टू प्राइवेसी वाला केस आ गया, तो सीधे जो है वो आपका आर्टिकल 32 का वहाँ पे यूज़ हो जाता है, तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाता है। ये आपको इसमें लिखना। अब इसमें क्रूशियल लिखना मतलब सिंपल इसका क्या करना है, एक तो सिग्निफिकेंस लिखना, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ठीक है, हमें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधे सिग्निफिकेंस लिखेंगे। सिग्निफिकेंस में क्या, पहला तो सोल आपको पता ही हो गया कि सोल है ये। ठीक है, अब इसमें वर्डिंग्स कुछ भी हों, अल्टीमेटली इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप इसका सिग्निफिकेंस लिखें, बस ये डिमांड है। एक तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, ये गारंटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, पहला सिग्निफिकेंस। ठीक है, दूसरा क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन पावर इश्यूज रिट हैबेस कॉर्पस मैंडेमस प्रोविजन कोवारंटो सर्चो दीज जुडिशियल और दैट बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल पर। ठीक है, तो एक तो गारंटी हो ही गया। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन में आता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑर्डर देगा तो जो प्रॉब्लम होगी, जो राइट से बेस वायलेशन ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स है वो तुरंत स्टॉप होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपका जो भी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है थ्रू एनी मीन्स, या फिर कोई जैसे अमेंडमेंट करने की कोशिश कर दी या कोई लॉ पास किया, ठीक है, जो लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, ठीक, तो सीधे उस केस में आप जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हवाला देते हुए बता सकता है। ठीक है, और वो करते हुए ये आर्टिकल 32 के अंदर सीधे केस वहाँ फाइल होगा और वो जो अमेंडमेंट है या फिर आपका जो भी एक्ट है, ठीक है, तो दोनों को एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों को नल एंड वाइड वहाँ पे कर देगा। तो ये यही लिखा हुआ अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन इस तरीके, रोल इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी बताया हुआ है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, तो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करता है अल्टीमेटली, क्योंकि एम क्या है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना, वो क्या करेगा, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, चूँकि ये डायरेक्ट आपको इंडिविजुअल को एक टूल देता है कि वो एड्रेस कर सकता है, ठीक है, सॉरी रीच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, तो इस कारण से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भी कहते हैं। ठीक है, बाई इस्टेब्लिशमेंट गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट एम्पावर द एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का एक्चुअल में ये मतलब होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा हुआ है जो, ठीक है, तो आर्टिकल 32 उसको इंश्योर करेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, बस यही इसका जो आखिरी पॉइंट है, यही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका सर्वोच्च है और उससे जुड़ी कोई भी दिक्कत है या किसी भी एक्ट से कोई बड़ी दिक्कत है, कोई भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है, सोल ऑफ इंडिया बिकॉज में थ्रू विच द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन्फोर्स्ड इंश्योरिंग सिटीजन एक्सेस जस्टिस अगेंस्ट। ठीक है, बाकी ये मैंने पहले बताया, जैसे ऊपर की समरी जो होती है तो वही यहाँ पे कंक्लूजन में लिख दी है इन्होंने। ठीक है, या चाहे तो आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, एक तरीके से सोल तो लिखा ही है, सोल है अल्टीमेटली वो क्या करता है, जितने भी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो इनकम्प्लीट हैं आर्टिकल 32 के बगैर। क्यों इनकम्प्लीट हैं ये भी समझ लीजिए, इसलिए इनकम्प्लीट हैं, कहीं भी किसी का वायलेशन होता है, ठीक है, आप इस
आर्टिकल 32 के थ्रू सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो ये जो इनका एक एसेंस है, ठीक है, जो इनका ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का, वो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस कारण से इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आप इसमें लिख सकते हैं और फिर आपका जो भी ऊपर के पॉइंट है या तो समरी लिख दीजिए या जो अभी पॉइंट बताया वो लिख दीजिए, आपका आंसर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद धीरे धीरे इधर कई दिन से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, तो अब थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो होगा स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, स्ट्रेटजी की हिस्ट्री और को कैसे हम अप्रोच करें। ठीक है, GS1 है, इसके बाद फिर ज्योग्राफी होगा। ठीक है, पॉलिटी होगा। तो उससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो हमें जो नए लोग हैं, बच्चे आएंगे, उनको ये पता लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मेंस के लिए। ठीक है, किस सेक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो स्ट्रेटजी होगी ये UPPSC से रिलेटेड होगी। इसमें UPSC का कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा कि हम UPSC के लिए या उसको भी मिक्स करके बनाएंगे, नहीं, ये सिर्फ UPPCS के लिए होगी। ठीक है, उससे जुड़े पॉइंट होंगे यहाँ पे और उसको उसी तरीके से जो है हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी वीडियो आएगा धीरे धीरे। और हाँ, फिर GS5 6 कई दिन से वो भी नहीं शुरू हो पाया, ये भी नहीं शुरू, अब धीरे धीरे ये कंटिन्यू होगी सीरीज़। थैंक यू।